गरीब बहू के प्याज पराठे खाने आई अमीर सहेलियां। जूही, जूली और अनन्या तीनों बिल्कुल पक्की सहेलियां थी। वो तीनों बचपन से एक साथ ही थी। उन्होंने एक ही स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। और बताओ अनन्या और जूही, अब आगे पढ़ाई तुम कौन से कॉलेज से करने वाली हो? मेरे बाबा तो मुझे पेरिस भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो बस उसी शौक को निखारने और ऊंचे लेवल की पढ़ाई करवाने के लिए मेरे बाबा ने ये फैसला लिया है। अच्छी बात है, मेरे बाबा भी मुझे इतनी दूर तो नहीं, लेकिन इस शहर से बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। और तू बता अनन्या? कुछ नहीं, मेरे माँ बाबा का इतना हिसाब नहीं है कि वो मुझे आगे भी पढ़ा पाए। ओह सॉरी। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी जिंदगी में खूब कामयाब होना। मुझे लगेगा कि मैं ही कामयाब हूँ। तीनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर तीनों अपनी अपनी राह निकल गई। जूही और जूली तो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर को छोड़ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या की शादी तय हो चुकी थी और कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी हो गई और अनन्या अपने ससुराल आ गई। उसका ससुराल उसके मायके से भी ज्यादा गरीब था और अनन्या का पति प्याज बेचकर अपने घर को चलाता था। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, घर में सब्जियां तो देखने को भी नहीं है। तू एक काम कर, आज बस प्याज ही भून ले। क्या माँ, सिर्फ प्याज? ये तो अच्छी भी नहीं लगेगी। अब गरीबों का क्या अच्छा बुरा देखना, पेट भर जाए बस इतना काफी है। अनन्या प्याज को देखने लगी और तब उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना मैं इस प्याज के पराठे बना दूं? प्याज का पराठा तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। माँ और ये भी खुश हो जाएंगे। अनन्या ने उस प्याज को काट कर अच्छे से धो लिया और फिर उससे स्वादिष्ट पराठे बना दिए। अरे बहू, ये तो क्या बना रही है? माँ, ये प्याज के पराठे हैं, आप भी आकर जल्दी से खा लो, वरना ये ठंडे हो जाएंगे। प्याज के पराठे? मीरा ने जैसे ही उस पराठे को चखा तो वो उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा। बहू, ये तो बढ़िया है। मैं नहीं जानती थी कि प्याज से इतनी मजेदार चीज भी बन सकती है। मीरा ने बड़े ही चाव से उन पराठों को खाया। जब मनोहर घर आया तो अनन्या ने उसे भी वो पराठे खिलाए और वो मनोहर को भी बहुत ज्यादा पसंद आए। लाजवाब, ऐसा स्वाद तो आज तक मैंने कभी नहीं चखा था। अनन्या, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया। उस दिन पूरे परिवार ने खुशी खुशी प्याज के पराठे खाए। उनके दिन गरीबी में तो बीत रहे थे, लेकिन फिर भी अनन्या अपने परिवार को छोटी छोटी चीजों से बहुत खुश कर देती थी। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और अचानक ही प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अरे नहीं, प्याज इतनी महंगी हो गई है। मेरे पास काफी ज्यादा प्याज पड़ी हुई है, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? उस दिन मनोहर पूरे गांव में अपना प्याज का ठेला लेकर दौड़ गया, लेकिन किसी ने भी उससे प्याज नहीं खरीदी। आखिर में मनोहर उदास होकर अपने घर लौट आया। मनोहर जी, क्या हुआ? आप परेशान हो? परेशान नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों? जानती हो, प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में कोई भी प्याज नहीं खरीद रहा है। मैं कल ही तो मंडी से प्याज लाया था, ना जाने इसका क्या होगा, तो फिर पता नहीं कि हमारा क्या होगा। ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अनन्या बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। ए जी, क्यों ना हम इन प्याज को ऐसे ना बेचकर प्याज के पराठे बनाकर बेचें? प्याज के पराठे? हाँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा विचार लगता है। ठीक है, हमारे पास सामान तो है ना। फिर क्या था, अनन्या ने अगली सुबह बहुत सारे स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाकर तैयार कर दिए और जिस ठेले पर मनोहर प्याज बेचता था उसी ठेले पर एक पेड़ के नीचे प्याज के पराठे बेचना शुरू कर दिए। मालिक, बस इन पराठों को बिकवा देना। बड़ी ही आस से मनोहर और अनन्या ने वहां पर वो ठेला लगाया था, लेकिन सुबह से शाम तक उनके आधे पराठे भी नहीं बिक पाए थे। ये क्या मनोहर जी, हमारे तो बस 2 या 4 पराठे ही बिके हैं। सही कहा, लेकिन आज पहला ही तो दिन है। हाँ, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अनन्या और मनोहर रोज वहां पराठे बेचने जाते थे, लेकिन उनके पराठे बिक ही नहीं रहे थे। ऐसे ही चलते चलते उनके घर के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। अनन्या, मुझे लगता है कि अब हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी घर के हालात सुधरने की बजाय बस बिगड़ने पर ही हैं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मनोहर जी, आज तो मैंने फिर पराठे बना लिए हैं, तो चलिए आज और इन्हें बेचने चलते हैं। मनोहर और अनन्या दोनों आधे मन से पराठे बेचने निकल गए। अनन्या और मनोहर दोनों का मन ही उदास था। शायद आज भी हमारी कोई बिक्री नहीं होगी मनोहर जी। पता नहीं।
मनोहर और अनन्या दोनों यही बातें कर रहे थे कि तभी उनके ठेले के पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुक गई और उस गाड़ी से दो लड़कियां बाहर आई। अनन्या उन्हें देखकर चौंक गई। सरप्राइज! अरे तुम दोनों! पता है, अपनी पढ़ाई पूरी करके जब हम यहाँ वापस लौटे थे तो सबसे पहले तेरे ही घर गए थे, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि तेरी शादी हो गई है। ओह अच्छा, वैसे ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, प्याज के पराठे बेच रही हूँ। सच? ये तो तू स्कूल भी लाती थी ना? अपनी फ्रेंड्स को नहीं खिलाएगी? क्यों नहीं, बैठो। अनन्या की सहेलियां वही पेड़ के किनारे पर बैठ गई और अनन्या ने उन्हें गर्मा गर्म प्याज का पराठा सेक कर दिया। उस पराठे को खाकर जूही बोली, वाओ, व्हाट अ टेस्ट! सच में ये तो बहुत लाजवाब डिश है। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। अब क्या यहीं बैठी रहोगी? आओ, यही पास में ही मेरा घर है, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलती हूँ। अनन्या अपनी दोनों सहेलियों को अपने घर ले आई और अपनी सास से मिलवाने लगी। उसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस जगह को देखकर जूही बोली, यार अनन्या, तेरा ससुराल तो तेरे मायके से भी ज्यादा गरीब है। तू यहाँ पर कैसे रह पाती है? बस यही मेरा घर है। और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तीनों सहेलियों में जी भरकर बातें हुई। चल अनन्या, अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई। कुछ देर और रुक जाओ। अब तू हमारे घर आना, अब हम चलते हैं। अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। जूली ने अपने पर्स से मोटी सी नोटों की गड्डी निकाली और अनन्या के हाथों में रख दी। ये सब क्या है? तूने हमें इतने स्वादिष्ट पराठे खिलाए, तो बस ये उसी के पैसे हैं। अरे पर रख ले। जूही ने हमदर्दी में अनन्या से कहा। अनन्या उसकी बात को समझ गई। वो उसके खिलाए हुए पराठों से 100 गुना ज्यादा पैसे थे। अगर एक सहेली ही दूसरी के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? अब इन पैसों को रख और अपने घर के हालातों को सुधार ले, समझी? और अगर और पैसों की जरूरत हो तो हमें बोल देना। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। रो मत, हम हमेशा तेरे साथ हैं। अनन्या ने उन्हें गले से लगा लिया। अनन्या ने उन पैसों से सबसे पहले अपने पराठों का विज्ञापन कराया। जैसे जैसे लोगों को उस जगह का पता चलने लगा, लोग वहां पर पराठे खरीदने आने लगे और अनन्या के पराठे मशहूर हो गए। ये सब कुछ बस मेरी दोस्तों की मदद की वजह से ही हो पाया है। अब अनन्या का काम बहुत अच्छे से चल गया था और उनके घर के पैसों की किल्लत भी खत्म हो चुकी थी और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। तारा, ये सासू माँ की सर्विस कितनी स्लो है। हाँ पल्लवी, अब तक तो चाय आ जानी चाहिए। पता नहीं मम्मी जी किचन में कर क्या रही हैं। मम्मी जी, और कितनी देर लगेगी चाय में? अरे आ गई चाय, ये लो। ये क्या सासू माँ, सिर्फ सूखी चाय? देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़े पकौड़े शकौड़े भी बना लेती। शर्म आ रही है तुम दोनों को? थोड़ी सी भी? सास को फरमाइश देते, कल के बर्तन घिसते घिसते 2 घंटे लग गए मुझे, फिर चाय बनाया। तुम दोनों इस घर की बहू हो और घर संभालने की जिम्मेदारी सास की नहीं बहुओं की होती है। आई नो मम्मी जी, लेकिन आपको तो पता है हम दोनों ने कल ही नेल एक्सटेंशन कराया। अब बर्तन घिसते घिसते तो हमारे प्यारे नाखून टूट जाते ना। और मम्मी जी, आखिर कब तक हम दोनों ही ये सब करते रहेंगे? आप गौरव देवर जी की शादी करवा दीजिए, घर में नई बहू आ जाएगी तो आपको भी पकी पकाई रोटियां मिलेंगी और हमें भी देवरानी मिल जाएगी। और हमारी नजर में लड़की भी है, वो है ना मेरी मोना मासी की बेटी डॉली, वो देवर जी को बहुत पसंद करती है। देवर जी और डॉली की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, दोनों गोरे चिट्टे और सुंदर जो हैं। तारा की बात सुनकर कुर्सी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे उसके ससुर कहते हैं, तारा बहू डॉली वही थी ना जिसने शादी में सबसे छोटे कपड़े पहने थे। अरे जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, वो इस घर की इज्जत को क्या संभालेगी। ससुर की बातों से चिढ़कर दोनों घमंडी बहुएं वहां से जाने लगती हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? पल्लवी बहू, देख तो जरा। जी मम्मी जी। पल्लवी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने गौरव अपनी पत्नी सलोनी के साथ खड़ा होता है। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए, देखिए देवर जी आ गए हैं और अपने साथ एक तोहफा भी लाए हैं। फिर जैसे ही मंजू अपनी काली बहू को देखती है तो चिढ़कर कहती है, गौरव, ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने शादी कर ली, वो भी इस काली कलूटी लड़की से। क्यों पापा जी, मेरी मोना मासी की बेटी डॉली में कमी थी ना, और अब देवर जी जो इस काली कलूटी से लव मैरिज करके घर ले आए तो क्या? देखिए, मैं जानती हूँ कि इस तरह से शादी करके हमें
हमने आप सभी का दिल दुखाया है, मगर माँ जी मुझे एक मौका दे दीजिए इस घर की बहू बनने का। बिल्कुल नहीं, तेरे लिए मेरे घर में जरा सी भी जगह नहीं है। बस कीजिए मंजू जी, हमें छोटी बहू को एक मौका देना चाहिए। आजा छोटी बहू। सलोनी के काले रंग के कारण कोई भी उसका गृह प्रवेश नहीं कराता। अगले दिन सलोनी सुबह उठकर सभी के लिए पहली रसोई में खाना बनाकर परोसती है। भाई वाह सलोनी बहू, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया ससुर जी, मेरे पास बस ये 2 ही साड़ियां हैं। एक काम करती हूँ, ससुर जी के दिए शगुन के पैसे से थान का कपड़ा ले आती हूँ, और सिलाई तो मुझे आती है, मैं अपने लिए कुछ सूट सिल लूंगी। फिर सलोनी बाजार जाकर थान का कपड़ा लेकर घर आती है और सिलाई मशीन देखकर कपड़े सिलने लगती है। तभी पल्लवी वहां आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिलाई मशीन को अपने काले हाथों से छूने की? ये सिलाई मशीन मेरे डैडी ने मुझे दहेज में दिया है। चलो उठो यहाँ से। जेठानी जी, बस मुझे ये आखिरी सूट सिल लेने दीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर सूट सिला जा रहा है। मम्मी जी कहाँ हैं आप? जल्दी यहाँ आइए। अरे क्या हुआ तारा बहू? आपको पता है मम्मी जी, हमारी काली देवरानी अपने पहनने के लिए अपनी मर्जी से सूट सिल रही है। इस घर में तो आपकी तो इज्जत ही नहीं रह गई मम्मी जी। अपने पैसे वाली बहुओं के भड़कावे में आकर मंजू कहती है, बस बहुत हो गया, अब तू इस घर में और नहीं रहेगी, चल मेरे साथ। मंजू बेचारी सलोनी को घर से निकाल देती है। तभी जोर जोर से बिजली चमकने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बड़ी आई थी बड़े घर की बहू बनने। हाँ, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। ससुराल से निकाले जाने के बाद भी सलोनी हार नहीं मानती और बारिश में भीगते हुए अपने ससुराल के बाहर ही तिरपाल बांधकर रहने के लिए जगह बना लेती है। तभी शाम को गौरव घर आता है। सलोनी, इतनी बारिश में तुम घर के बाहर क्यों हो? बस ये समझ लीजिए गौरव जी, आज से यही हमारा घर है, मगर आप क्यों परेशान हैं? क्या बताऊं सलोनी, मेरी जॉब चली गई और गुजारे के लिए बस यही आखिरी 1000 रुपए हैं। जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती इसी से काम चलाना पड़ेगा। सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आती हूँ। फिर सलोनी बारिश में भीगते हुए उन पैसे से थोड़ा राशन और सेकेंड हैंड सिलाई मशीन ले आती है। सलोनी, आ गई तुम? मगर ये सिलाई मशीन? गौरव, तुम्हें तो पता है मुझे सिलाई करने का कितना शौक है, इसलिए जब तक आपको काम नहीं मिल जाता घर का दाना पानी चलाने के लिए मैं दर्जी का काम करूंगी। बेचारी गरीब दर्जी बहू सारा दिन बारिश में लोगों के आने का इंतजार करती है। तभी बंगले के बाहर खड़ी पल्लवी कहती है, हे कल्लो, देखा ना, आज आसमान में तेरे जैसे काले काले बादल छाए हुए। मुझे तो डर है कि कहीं ये बिजली तुझ पर ना गिर जाए। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, कोई नहीं आएगा तुझ जैसी 2 कौड़ी की दर्जी से कपड़े सिलवाने, इसीलिए कटोरा ले और जाकर भीख मांग। अचानक मीता नाम की एक अमीर लड़की सलोनी के पास आती है। सुनो, क्या तुम मेरा लहंगा सिल सकती हो? देखो ना, मैं टेलर के पास गई थी मगर बारिश के कारण उसकी शॉप बंद है और कल मेरी शादी है, क्या तुम ये लहंगा सिल दोगी? हाँ मैडम जी, मैं 1 दिन में आपका लहंगा सिल दूंगी, बस आप नाप दे दीजिए। देखो मेरा ये लहंगा लाखों का है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। मैडम जी, अगर लहंगे की सिलाई में जरा भी कमी आए तो चाहे आप मुझे 1 रुपया भी मत देना। सलोनी सारा दिन सारी रात लगाकर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है, जो मीता को बहुत पसंद आता है। थैंक यू सो मच सलोनी, तुमने मास्टरपीस लहंगा सिलाया। मैं तो कहती हूँ कपड़े सिलने वाले टेलर्स को भी तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये लो 25,000। सलोनी को सिलाई की बारीकी और बनावट के लिए अब मीता के बाद बारिश में दूर दूर से लोग उससे कपड़े सिलवाने आते हैं। अरे मुझे तो मोना मैडम के लिए सूट सिलना था, वो भी चिकनकारी कपड़े में। एक काम करती हूँ, बाजार से जाकर पहले कपड़ा ले आते हैं, अभी हल्की फुल्की बारिश है, अभी जाना ही ठीक रहेगा। सलोनी बारिश में भीगते हुए बाजार चली जाती है। वहीं पल्लवी और तारा मंजू को फिर से भड़का देती हैं। देखिए मम्मी जी, हमारी इस काली देवरानी को 2 कौड़ी का दर्जी का काम करके हमारे खानदान की इज्जत घटा रही है। मैं तो कहती हूँ इस झोपड़ी और सिलाई मशीन को तोड़ देते हैं, फिर वो खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। तो फिर इंतजार कैसा, जाओ और जाकर उस कल्लो मैया के आने से पहले तोड़ दो उसकी सिलाई मशीन। पल्लवी और तारा सलोनी की सिलाई मशीन तोड़कर बहुत खुश होती हैं। वहीं सलोनी के आधे रास्ते पहुंचते ही बैरियर लगा होता है और एक पुलिस वाला कहता है, देखिए मैडम, आप आगे नहीं जा सकती, आगे का सारा एरिया बाढ़ में डूबा हुआ है और बाढ़ का पानी तेजी से इसी तरह बढ़ रहा है। अब क्या करूं? माँ जी जेठानी जी तो ठीक होंगे, मुझे घर जाना होगा।
सलोनी तेजी से घर की तरफ भागने लगती है। तभी बहुत तेज तूफान बारिश हो जाती है और बारिश का पानी सड़क, गलियों और निचले एरिया में बने घरों में घुसने लगता है। सलोनी तैरते हुए अपने घर आती है, जहां उसकी सास और जेठानियां बाढ़ में डूब रही होती हैं। अरे कोई मुझे और मेरी बहुओं को बचाओ, हम बाढ़ में डूब रहे हैं। मम्मी जी कुछ कीजिए, हम मरना नहीं चाहती। हे भगवान, मेरी जेठानियों को तो तैरना भी नहीं आता, मुझे इनके पास पहुंचना होगा। जेठानी जी घबराइए मत, मैं आ रही हूँ, मेरा हाथ पकड़िए। नहीं, मुझे डर लग रहा है, ये बाढ़ हमें खा जाएगा, हम नहीं बचेंगे। ये बोलकर पल्लवी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सलोनी उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसे ऊंचे फुटपाथ पर ले आती है और मंजू और तारा को भी बचा लेती है। जाइए माँ जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बाढ़ का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सलोनी अपनी जेठानी और सास को बचा लेती है, मगर तूफान के कारण एक पेड़ टूटकर उस पर गिर जाता है और उसका सर भी जख्मी हो जाता है। तभी ऐन मौके पर गौरव आकर सलोनी को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद सलोनी को होश आता है। सलोनी, आज जो तुमने हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दो, हमें हमारे किए का पछतावा है। सलोनी अपनी घमंडी जेठानियों को माफ कर देती है और वहीं मंजू भी सलोनी को बहू मान लेती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।